मैं डॉक्टर शशि कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज जामुल से हूँ। आज मैं आप लोगों को एमकॉम में जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का पेपर है उसके अंतर्गत व्यापार चक्र, जो कि जिसे इंग्लिश में बिज़नेस साइकिल कहा जाता है, उसका अध्यापन करवाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्यापार चक्र किसे कहा जाता है। जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि आर्थिक विकास प्रक्रिया जो है वो एक साधारण प्रक्रिया नहीं होती है ना। उसमें विनियोग, उत्पादन, रोज़गार, उपभोग जैसी आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है तथा उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। जब भी महामंदी का दौर आता है तब आर्थिक क्रियाएं हतोत्साहित हो जाती हैं तथा अवसाद की स्थिति बन जाती है, किंतु अर्थव्यवस्था का यह अवसाद काल चिरस्थायी नहीं रहता। कहने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं में नियमित रूप से समृद्धि एवं मंदी की दशाएं आती रहती हैं, जिसकी वजह से आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न घटकों जैसे विनियोग, उत्पादन, रोज़गार, आय, उपभोग, कीमतें आदि में वृद्धि एवं कमी होती है और इसे ही हम आर्थिक उच्चावचन, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम व्यापार चक्र भी है, बिज़नेस साइकिल जिसे कहा जाता है। फिर हम अब आगे ये देखते हैं कि जो व्यापार चक्र है कि उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव समान होता है। जैसे हमने अभी पहले भी देखा, जो मैंने बताया कि उतार आएगा तो उसमें चढ़ाव आना निश्चित है, तो कम ज़्यादा होता ही रहता है। सेकंड है, व्यापार चक्र में अवसाद के बाद समृद्धि एवं समृद्धि के बाद अवसाद की क्रिया होती रहती है, तो इसीलिए इसे चक्र कहा गया है ना। तीसरा है, समृद्धि एवं मंदी का जो समय अंतराल है वो एक समान नहीं होता। समृद्धि हो सकता है ज़्यादा समय के लिए रहे, मंदी थोड़े समय के लिए रहे, या जस्ट उसका ऑपोजिट कि मंदी का जो काल है वो ज़्यादा समय के लिए अर्थव्यवस्था में रह सकता है अपेक्षाकृत समृद्धि से। चौथा पॉइंट है कि व्यापार चक्र स्वयं परिवर्तन की शक्ति रखता है, इसलिए समृद्धि एवं मंदी काल का क्रम स्वतः चलता रहता है। पांचवा, व्यापार चक्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरीके से विशेषताओं को अगर आपने समझ लिया तो आगे जो व्यापार चक्र की अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यापार चक्र की जटिलता के कारण जो अर्थशास्त्री हैं वो व्यापार चक्रों के कारणों की व्याख्या में एकमत नहीं है और इसलिए व्यापार चक्र के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। तो आज हम शुम्पीटर के सिद्धांत को देखेंगे कि कैसे उसने व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। तो शुम्पीटर ने सबसे पहले समृद्धि अवस्था ली है, दूसरे में प्रतिसार अवस्था, तीसरे में अवसाद अथवा मंदी अवस्था और चौथे में पुनरुद्धार अवस्था को लिया है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि यह अवस्थाएं जैसा मैंने 1 2 3 4 डाला है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही रहे, वो आगे पीछे भी हो सकती हैं। व्यापार चक्र में ये जो ऊपर दिए गए 4 अवस्थाएं थीं वो क्रमबद्ध रूप से होती रहती हैं। समृद्धि के बाद प्रतिसार, प्रतिसार के बाद पुनः समृद्धि अवस्थाएं, फिर अवसाद एवं पुनरुद्धार की स्थिति आती रहती है। व्यापार चक्र का चक्रीय क्रम निरंतर चलता रहता है और एक के बाद दूसरी अवस्था उत्पन्न होती रहती है। अब हम सबसे पहले की अवस्था, जिसे मैंने अभी पहले अवसाद लिया है, जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन कहा जाता है, इस अवस्था में कीमतें एवं लाभ घटते जाते हैं, जिससे उत्पादक हतोत्साहित होता है, विनियोग अवरुद्ध होता है तथा रोज़गार का स्तर इस प्रकार घटता जाता है
कि अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त संसाधन और अप्रयुक्त क्षमता, विशेषकर अप्रयुक्त श्रम की स्थिति पैदा होती है। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अभी जो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इस दौर को अगर ये लंबा चले तो हो सकता है कि हमें अवसाद की स्थिति को क्रॉस करना पड़े, और उस समय हम ये देखेंगे कि कैसे अप्रयुक्त क्षमता की स्थिति उत्पन्न होती है, अप्रयुक्त संसाधन होते हैं और अप्रयुक्त श्रम भी हो सकता है। सेकेंड स्टेज है पुनरुद्धार अवस्था। व्यापार चक्र स्वयं परिवर्तन की शक्ति रखता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, और इसलिए अवसाद काल के बाद पुनरुद्धार की स्थिति उत्पन्न होती है तथा स्वतंत्र विनियोग क्रियाशील होता है। स्वतंत्र विनियोग से अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होता है, जिससे मांग में वृद्धि होती है। बढ़ती मांग से प्रेरित होकर उत्पादक विनियोग में वृद्धि करता है, जिससे संचयी क्रम में उत्पादन, आय, उपभोग, विनियोग में पर्याप्त वृद्धि होती है। बैंकों द्वारा साख सृजन का कार्य गति प्राप्त करता है तथा आर्थिक क्षेत्र में धीरे धीरे आशा बढ़ती जाती है। जो कीमत तथा लाभ है वो भी बढ़ता जाता है। आर्थिक क्रियाओं में पर्याप्त विस्तार होता है तथा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित होते होते पूर्ण रोजगार वाले संतुलन स्तर पर पहुंच जाती है। इसलिए इसे पुनरुद्धार अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है समृद्धि काल, जिसे इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में जो बढ़ती कीमतें हैं उससे लाभ बढ़ता है, नवीन विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट होते हैं, उत्पादन लागत में बेतहाशा वृद्धि होती है, जिससे सरपट स्फीति उत्पन्न होती है। इसी दौर में कीमतें आसमान छूती हैं तथा उत्पादक बढ़ती कीमतों के भ्रम में नवीन विनियोग करता चला जाता है, जो अर्थव्यवस्था के विनाश का कारण बनता है। उत्पादकों का लाभ घटता है और उन्हें नवीन व्यावसायिक परियोजनाओं का विस्तार करने से रोकता है। यह दशा अगली अवस्था, जिसे कि प्रतिसार अवस्था कहते हैं, उसका आधार तैयार करती है। इसके पश्चात अब हम आखिरी और चौथे स्टेज में आते हैं, जिसे प्रतिसार की स्थिति कहा जाता है। समृद्धि काल के जो अंतिम चरण होता है उसमें घटती लाभ दरें अर्थव्यवस्था में फिर से निराशा एवं भय का वातावरण उत्पन्न कर देती है। धीरे धीरे बंद होते उद्योग इस निराशा एवं भय के वातावरण को और तेज़ कर देते हैं। इस स्थिति में बैंक उत्पादकों की प्रत्याशित हानियों से भयभीत होकर उत्पादकों पर ऋण वापसी के लिए दबाव डालते हैं। बैंक की ऋण अदायगी के लिए उत्पादन हानि उठाता है। बढ़ती हानि के कारण उत्पादन संकुचित होकर रोजगार, आय, उपभोग, विनियोग सभी स्तरों में पर्याप्त कमी होती है और इस वजह से प्रतिसार का संवेग बढ़ता जाता है और अंततः अर्थव्यवस्था अवसाद काल में प्रवेश कर जाती है। तो आज के इस व्यापार चक्र में हमने देखा कि शुम्पीटर के जो सिद्धांत थे उसके आधार पर किस तरीके से ये चार अवस्थाएं उत्पन्न होती रहती हैं और चलती जाती हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया जैसे कि शुम्पीटर के अलावा और भी कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बिजनेस साइकिल की अवस्थाओं को डिफ़ाइन किया है। तो आगे के प्रेजेंटेशन में हम दूसरे अर्थशास्त्री का बिजनेस साइकिल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।